पिछले क्लास में आप लोग का कौन सा चैप्टर समाप्त हुआ था? पहला चैप्टर कौन सा था? जैव प्रक्रम। आज का जो चैप्टर है वो क्या है बच्चों? श्वसन। तो जैव प्रक्रम में आप लोगों ने श्वसन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? श्वसन के बारे में। और इस चैप्टर का नाम ही क्या? श्वसन। श्वसन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का ग्रहण लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। ये जीव जंतु में होता है। यानी क्या कहने का मतलब क्या कि ये हमारे जीवन के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पर एक क्या है स्लोगन है कि श्वसन ही जीवन का आधार है, इसी से चलता हर संसार। समझ सकते हैं कि इसके बिना आप एक सेकेंड भी, यदि आपके शरीर में ऑक्सीजन की क्रिया का होना बंद हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? आपकी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। होती है ना? क्योंकि श्वसन क्रिया व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है कि ये व्यक्ति मृत हो गया? किसी भी व्यक्ति को कैसे पहचानते कि ये व्यक्ति मृत हो गया? तो उसके श्वसन प्रक्रिया को देखकर कि उसके शरीर में यदि सांस चल रहा है तब तो वो क्या है? जिंदा है। यदि सांस की क्रिया बंद तो व्यक्ति क्या हो जाता है? मृत उसको घोषित किया जाता है कि नहीं? यही है ना, और कुछ है इसमें नहीं। तो चलिए इस चैप्टर में अच्छा अच्छा चीज आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग को बोले थे कि पढ़ करके आने के लिए, आए हैं पढ़ करके। तो चलिए अच्छी बात है, पढ़ करके आते हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ, हम पढ़ाएंगे, आप पढ़े हैं, वहां पर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज उठेगा तो उसको क्या कर सकते हैं? आप लोग पूछ सकते हैं। अब जब पढ़ करके नहीं आइएगा आप पूछ नहीं सकते हैं, केवल आइएगा क्लास में, बैठिएगा और जाइएगा। तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है कि चैप्टर का नाम ही है क्या? श्वसन। आखिरकार श्वसन होता क्या है? आखिरकार श्वसन क्या होता है? तो श्वसन क्या है कि ऑक्सीजन का क्या करना, ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, या कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करना, ऑक्सीजन को छोड़ना। क्योंकि इस संसार में दो ही चीज है ना? एक क्या है? पादप, और दूसरा क्या है? जंतु। मतलब क्या है? जैविक में, यानी सजीव की बात हो रही है। क्योंकि निर्जीव तो श्वसन क्रिया में भाग लेता ही नहीं है। तो हम तो सजीव की न बात करेंगे कि बच्चों की सजीव में कैसे, सजीव में कौन कौन सा है, किस प्रकार से क्या ग्रहण करता है और क्या छोड़ता है। तो कोई ना कोई तो विधि होगा ना जिसके माध्यम से वो क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, या कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो वही कहा था कि सबसे पहले समझिए कि श्वसन क्या है। कहा था कि वैसा प्रक्रिया, कैसा प्रक्रिया कहता है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें बाहरी वातावरण से, कहता है कि जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। हमारे वायुमंडल, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवों का क्या है? निवास है। तो जीवों का निवास होने का मुख्य रीजन क्या है? कि इस पृथ्वी की सतह पर क्या है? ऑक्सीजन का उपस्थित होना। समझिए कि पृथ्वी पर आज हम लोग जीवित क्यों है? क्योंकि इस पृथ्वी पर क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, जिसका उपयोग जीव जंतु ग्रहण करने में करता है और छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। उसी को पादप क्या करता है? ग्रहण करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। यानी क्या एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। कहता है, समझिएगा, कहता है कि कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा यानी एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग पढ़ के हैं, बताइए क्या? एडेनोसाइन क्या? ट्राइफॉस्फेट। इसका क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनो, ADENO, ठीक है। ट्राई, TRI, ट्राई है। फॉस्फेट, PHOSPHATE, ठीक है ना?
समझेगा। तो कोई भी यदि कहीं पर संक्षेप लिखा रहे तो उसको भी क्या करना है आपको, यानी क्या गतिकी करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है और इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, इस क्रिया से उत्पन्न ग्रहण तो किया, उत्पन्न क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वसन की क्रिया कहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि एक बार ग्रहण कर रहा है बाहर फिर निकाल रहा है। तो जिस प्रकार से पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशेष हमारे शरीर में क्या था, तंत्र था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आहारनाद ना, जहां जो कहां से मुख से शुरू हो करके मल द्वार तक फैला था। तो आखिरकार इस शरीर में भी ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करने के लिए कोई ना कोई तो तंत्र होगा ना, कि नहीं होगा। और जब तंत्र यदि है ग्रहण करने के लिए तो उसका निष्कासन भी न होगा। जैसे हमारे शरीर में तो भोजन ग्रहण कर लिए, निष्कासन के लिए मल द्वार था कि नहीं था, तो उसी तरह हमारे शरीर में श्वसन को मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए कोई ना कोई तंत्र है, और फिर उसको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो बाहर निकालने के लिए भी कोई ना कोई तो तंत्र होगा। बिना तंत्र का होगा, कोई ना कोई तंत्र होगा ना। ये तो सिंपल लॉजिक है ना कि आप कोई शरीर में ग्रहण कर रहे हैं तो उसका निष्कासन तो होना है, क्योंकि आप उसको रख नहीं सकते हैं, रख सकते हैं नहीं रख सकते, क्योंकि वो जो उपयोग करने के बाद उसका अपशिष्ट बनता है, और अपशिष्ट को तो आप शरीर में रख नहीं सकते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन ग्रहण किए, हमारे शरीर में क्या हुआ, ऊर्जा में भाग ले लिया, अब वहां बना क्या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर को तो जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करेगा, उसको निकालेगा कि नहीं निकालेगा। तो उस निकालने के क्रम में कोई ना कोई तंत्र तो क्या है भाग ले रहा है। तो ये जिस माध्यम से होता है उसी माध्यम को क्या कहते हैं, श्वसन की क्रिया कहते हैं। अब इसमें कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होता वायवीय और दूसरा क्या होता है अवायवीय। वायवीय का मतलब क्या, एक होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। समझिए, एक होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक होगा क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो श्वसन समझ गए कि श्वसन क्या है, तो क्या पढ़ेंगे, श्वसन की परिभाषा क्या हुआ कि वैसा प्रक्रिया जिसमें बाहरी वातावरण से जो ऑक्सीजन ग्रहण करते, कहा बाहर से ना, तो कहता बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। यानी क्या, शरीर की कोशिकाओं, जैसे फेफड़ा में सबसे नासिका, ये क्या है नासिका छिद्र, हम लोग मुंह से लेते हैं सांस, नाक से लेते हैं, तो नाक का ये क्या है नासिका छिद्र है। इस नासिका छिद्र से होते हुए कहा जाता है फेफड़ा में जाता है, कहता कि पहुंचाया जाता है जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का, जहां पर इसका किस रूप में कोशिकीय ईंधन के रूप में ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में करके क्या करता है जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा का मतलब एटीपी, जैव ऊर्जा का मतलब यानी क्या एडेनो ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है और इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के क्या किया जाता है बाहर निकाल दिया जाता है। हम लोग नासिका से, नाक से ही ऑक्सीजन को ग्रहण भी करते हैं और नाक से ही क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, चले आगे। अब देखिए इस श्वसन मुक्त कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है अवायवीय और दूसरा क्या होता है वायवीय। अवायवीय अभी जस्ट बताए कि एक होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो चलिए अब देखिए क्या है अवायवीय श्वसन, क्या है अवायवीय। कहता है
कि वैसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, क्योंकि यहां पर एक शब्द जुट गया क्या, अ का मतलब नहीं, अ का मतलब यानी क्या, जहां पर ऑक्सीजन नहीं, जहां पर ऑक्सीजन नहीं हो, तो कहता है कि वैसा श्वसन जो वायु के अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते। याद है, याद करने की परिभाषा जरूरत है, केवल नाम से नहीं याद हो जाएगा। अवायवीय यानी क्या, कि जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित ना हो फिर भी श्वसन की क्रिया क्या हो रही है, इस प्रकार के श्वसन क्या कहेंगे हम लोग, अवायवीय श्वसन। ठीक है, अर्थात यह श्वसन का प्रथम चरण है। ये क्या है, श्वसन का प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज, क्योंकि हमारे शरीर में इसी का निर्माण होता है, किसका, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का फॉर्मूला तो जानते हैं, क्या होता है, C6H12O6। तो इसमें कितना कार्बन परमाणु है, दिख रहा है ना, कार्बन परमाणु इसमें कितना है बच्चों, यही है ना। वही कहता कि 6 कार्बन वाले अणु, यानी ये 6 कार्बन वाले का आंशिक विखंडन, यानी क्या, कुछ अंश टूटता है। विखंडन का मतलब क्या, आंशिक मतलब क्या, पूरा नहीं, कुछ ही मात्रा में, मतलब कि आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी ये जो टूटता है ना, हाँ, टूटता है कब, जहां पर ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फिर भी ये कुछ मात्रा में क्या होगा, टूटेगा। कहता कि आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट, कहता कि ये एक अणु है ना, एक ही अणु है ना ग्लूकोज का, अब ये टूटेगा क्या, आंशिक रूप से टूट रहा, तो कहता कि टूटने के बाद ग्लूकोज के 2 अणु पायरुवेट, 2 अणु पायरुवेट मतलब क्या, 3 कार्बन वाले अणु। तो 3 टोटल कितना कार्बन है, 6, और 2 ही भाग में इसको टूटना है, तो 3 को कार्बन इधर है, 3 को कार्बन, तो 3 3 टूट गया ना। तो कहता कि 3 कार्बन वाले, यानी कौन सा, पायरुवेट में, पायरुवेट कितना कार्बन वाला होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि पायरुवेट में कितने कार्बन की संख्या होती है, क्या जवाब देंगे, 3। तो ये अभी नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा। कहता 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है और यह क्रिया कहां पर, कोशिका द्रव्य में होती है तथा इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। यानी क्या, प्रक्रिया करने, उत्प्रेरित का मतलब क्या, प्रक्रिया करने के लिए क्या रहता है, तैयार। कहता इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होने के कारण इसमें निहित ऊर्जा का बहुत छोटा ही भाग क्या होता है, मुक्त हो पाता है। आंशिक विखंडन हो रहा है ना, पूरा पूरा नहीं टूट रहा है, थोड़ा मात्रा में टूटेगा, तो थोड़ा ही मात्रा में क्या देगा, ऊर्जा देगा। आप जितना किसी भी काम में आप जितना दही दीजिएगा, दही में जितना चीनी दीजिएगा उतना ही ना वो ज्यादा मीठा होगा। अब दही में चीनी ही नहीं दे रहे तो वो क्या मीठा होगा, नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ समझिए कि आपका टूट ही रहा है क्या, आंशिक रूप से, तो वो उत्पन्न भी ऊर्जा क्या करे, आंशिक रूप से। आप खाना खाइएगा ज्यादा, तभी ना आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण ज्यादा होगा। आप खाइएगा कम, तो आपके शरीर में क्या करेगा, ऊर्जा ज्यादा बनेगा नहीं। तो वही समझिए, ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होने के कारण उसमें निहित का मतलब क्या, काफी कम मात्रा में ऊर्जा क्या होता है, बहुत छोटा भाग ही मुक्त हो पाता है और शेष ऊर्जा पायरुवेट के बंधनों में संचित रह जाती है। पायरुवेट का संचित का मतलब क्या, ये जो पायरुवेट है 3 कार्बन वाला, तो वो उसमें भी तो 3 कार्बन वाला मतलब क्या, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, और क्या होगा, वो भी तो आपस में बंधा रहेगा ना। अणु कब बनता है, जब एक दूसरे के साथ क्या रहता है, जुड़ता है। अब मान के चलो जल है, मान के चलिए आपके पास क्या है, C6H क्या है, 12O6 है, यही है ना। अब ये जो है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या है, बंधन में बंधा है ना, तब ना एक साथ है। यदि बंधन में बंधता नहीं तो क्या ये एक साथ होता। जैसे हम लोग तत्व का पढ़ते हैं,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम पढ़ते हैं ना जी। ये सब क्या अभी अलग अलग है ना, लेकिन जब इसको बांधेंगे तब क्या बन जाए, जैसे मान के चलिए CH4, तो CH4 का मतलब क्या कि कार्बन एक और हाइड्रोजन चार को उसको क्या किए हैं, आपस में मिलाए, तभी तो वो क्या बनेगा, मेथेन बनेगा ना। तो बंधन कैसे बनता है, अकेला से बंधन बनता है, कोई दो एक परिवार दूसरे परिवार से कब मिलता है, ये परिवार अलग है ये परिवार अलग है, तो बंधन होगा उसके साथ, वो आपस में क्या होगा, जुटेगा। तो कोई ना कोई संबंध तो लगाएगा ना वहां पर, बेटा का शादी करना है, बेटी का शादी करना है, कोई भी ना कोई संबंध तो लगाएगा, तभी वो आपस में क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ पर भी है कि ये जो टूटता है कितना कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, कितना कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, कौन सा, पायरुवेट में। तो पायरुवेट में जो टूटता है तो उसमें क्या होगा, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, और तो वो भी तो आपस में बांधने में तो खर्चा ऊर्जा खपत होगा कि नहीं होगा। तो ये था क्या आपका अवायवीय शोषण। तो पूछेगा कि अवायवीय शोषण का कौन सा चरण है, प्रथम चरण है, कौन सा, प्रथम, याद रखिएगा। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि अवायवीय जो शोषण है वह शोषण का कौन सा चरण है, प्रथम चरण है, जहां पर क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, हाँ, उसका क्या होता है, आंशिक विखंडन होता है, किसका, ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का। और वो आंशिक विखंडन के फलस्वरूप क्या चीज का निर्माण करता है, पायरुवेट का। और पायरुवेट कितने कार्बन परमाणु वाले होते हैं, 3 कार्बन परमाणु। कितने कार्बन परमाणु वाले, 3 कार्बन परमाणु वाले। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। दूसरा है क्या बच्चों, वायवीय शोषण। कहा कि वैसा शोषण जो वायु के उपस्थिति में होता है, ये वायु की उपस्थिति में होगा, उसे क्या कहते हैं, वायवीय शोषण कहते हैं। अर्थात श्वसन के प्रथम चरण में बना पायरुवेट, श्वसन के प्रथम चरण में बना, अभी एक डायग्राम से आपको बताएंगे कैसे। कहता है कि प्रथम चरण में बना पायरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। कहां चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है। पायरुवेट का क्या होता है, विखंडन, यानी पायरुवेट टूटता है। 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं, और इसके साथ साथ जल तथा रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है, जो एटीपी अणुओं में क्या रहती है, संचित रहती है। एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उससे कोशिका के अंदर होने वाली जैव क्रियाएं क्या होती है, संचालित। पता है कि हमारे शरीर में जो भी क्रिया होती है वो एटीपी के विखंडन से ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है, और उस निर्माण से हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है वह सारा का सारा क्या होता है, संचालित होता है। तो पहला जो चरण था अवायवीय, उसमें क्या था कि ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता था, किसमें, पायरुवेट में। ये प्रथम चरण था। अब जब पायरुवेट, दूसरा पढ़ना क्या, वायवीय यानी दूसरा चरण है। अब पायरुवेट क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, टूटता। कितने में, कहां पर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिए, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो विखंडित होता है 3 कार्बन वाले पायरुवेट, कितने कार्बन में, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी क्या, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या, CO2 के अणु बनाते हैं, और इसके साथ साथ क्या चीज बनता है, जल और रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है। रासायनिक ऊर्जा मतलब क्या, एटीपी। अतः कि ऊर्जा अणुओं में संचित होती, संचित मतलब क्या, वहां पर इकट्ठा रहता है, और फिर एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उससे क्या होता है, कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारा का सारा क्या होती है, संचालित होती है। अभी एक डायग्राम के साथ आप समझिएगा इसको। एटीपी भी क्या है आपका, एक ऊर्जा का ही भंडार है ना। एटीपी क्या है आपका, एटीपी क्या है आपका, ऊर्जा का ही भंडार। ऊर्जा वो टूटेगा नहीं,
वो जब तक टूटेगा नहीं तब तक आपके शरीर में कैसे कोशिका का जितना भी क्रिया होता है वो सब कैसे मिलेगा, आपका काम कैसे करेगा, समझे। देखिए सबसे पहला क्या है, ग्लूकोज है C6H12O, ये क्या हुआ कोशिका द्रव में, कहां पर क्या इसका क्या हुआ है आंशिक क्या हुआ है विखंडन हुआ है। अब देखो ये जैसे ही आंशिक इसका विखंडन हुआ ये पायरुवेट और क्या एटीपी, पायरुवेट और एटीपी, ये जो ग्लूकोज है C6H12O6 उसका क्या होता है आंशिक विखंडन रहता है। आंशिक विखंडन का मतलब क्या है पूरी मात्रा में वो टूटता है, और टूटता है कहां पर कोशिका द्रव में टूटने के बाद ये जो पायरुवेट है ये कितने कार्बन परमाणु वाले 3 और साथ में क्या एटीपी यानी ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पर क्या था, एक था क्या ये जो हुआ है ग्लूकोज का आंशिक विखंडन, ये क्या ऑक्सीजन की क्या चीज में अनुपस्थिति है ना, हाँ या ना। अब देखिए अब इसका भी टूटेगा, अभी जस्ट बताए ना ये 3 कार्बन वाला जो परमाणु पायरुवेट वो क्या होगा टूटेगा। तो देखिए क्या कहता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये किस में इष्ट में टूटता है। और इसका जानते हैं सबसे ज्यादा उपयोग कहां पर होता है बेकरी उद्योग में, पावरोटी वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें क्या इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जो टूटता है क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या CO2 प्लस जल प्लस क्या ऊर्जा, और एक होता है ऑक्सीजन के अभाव में ये पेशी कोशिकाओं में। अभी क्या होता है बताते हैं, ये लैक्टिक अम्ल। जब आप देखते होंगे कि जब आप बहुत सारा काम करते हैं या दौड़ते हैं तो दौड़ने के क्रम में क्या होता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो अब आप देखते होंगे कि आपके पैर में क्या होने लगता है दर्द होने लगता है। ऐसा होता होगा कभी कभी, या काफी चलने के उपरांत पैर क्या होने लगता है दर्द होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि उस पेशीय अंग में ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं पहुंचा है, जिसके कारण थकान जब अधिक हो जाएगी तो वहां पर आपका क्या होगा इस पेशी में पैर के पेशी में क्या होने लगता है दर्द होने लगता है। तो वो किसके कारण लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ने के कारण। समझ गए कि ग्लूकोज का कैसे आंशिक, एक होता क्या पायरुवेट यानी ग्लूकोज टूटा, हाँ किसमें पायरुवेट और एटीपी में। दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहां पर ईस्ट में, जहां पर क्या चीज इथेनॉल और CO2 बनाता है। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। और फिर क्या ऑक्सीजन के अभाव है। अभाव का मतलब क्या पूरा नहीं है ऑक्सीजन तो है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है। ये पेशी कोशिकाओं में होता है, कहां पर इस, और जिसके कारण शरीर में क्या बनता है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और जिसके कारण हमारे शरीर के पेशीय भाग में क्या होता है दर्द होने लगता है। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है आगे चलते आगे है बच्चों। देखिए अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में अंतर, ये पूछ देता है 2 नंबर या बीबीआई में, इसको बीबीआई लगा लीजिए। हाँ ये पूछ देगा क्या कि अवायवीय और वायवीय में क्या अंतर है, अवायवीय और वायवीय में क्या अंतर समझिए। कहता कि देखिए वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये तो पहला परिभाषा से ही पहला अंतर हो गया। ठीक है पहला अंतर हुआ ना कि एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्लियर है। दूसरा है वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण कहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी का पूरी क्रिया कहां पर होती है कोशिका द्रव में ही। क्लियर है, यहां से भी परिभाषा से ही आ गया।
तीसरा है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी पूरा पूरा टूटता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं तथा जल का निर्माण होता है। जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, और आंशिक ऑक्सीकरण होकर के क्या बनता है, पायरुवेट, एवं पायरुवेट तथा इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का क्या करता है, निर्माण। ये भी परिभाषा से ही आ गया, मतलब क्या उसी में से हम क्या किए हैं, छांट छांट करके बनाए। फिर है कहता कि वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना, कहता कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन की तुलना बहुत ज्यादा क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसमें, वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में ऊर्जा क्या होता है, ज्यादा ऊर्जा क्या उत्पन्न होता। ये था किसमें, वायवीय और अवायवीय में क्या अंतर, ठीक है ना। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। केवल यदि परिभाषा आपको याद है, परिभाषा का पॉइंट यदि आपको याद है, तो आप अंतर स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बार बार पूछता है, वायवीय और अवायवीय क्या अंतर। एक पूछता है क्या, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। दो तीन ऐसा टॉपिक है जो वो 2 नंबर में क्या होता है, पूछता ही रहता है, बराबर पूछते रहता है। ये इसको आप क्या कीजिएगा, याद करके रखिएगा कि अवायवीय वायवीय में क्या अंतर है, या ऐसे पूछ देगा कि अंतर बताइए, तो वायवीय का मतलब क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय का मतलब क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अवायवीय में क्या, वायवीय में क्या हुआ कि इसका पूर्ण रूप से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इसमें क्या होता है, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है ना, आपको क्या करना है, याद करके रखना है, और इस प्रकार से आप उसका क्या कीजिएगा, आंसर दे पाइएगा। आगे है बच्चों, पौधों में श्वसन। कहता कि पौधों में श्वसन, श्वसन मतलब क्या, गैसों का आदान और प्रदान। ये आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। इसके द्वारा होता है, तब ना देखते हैं कि पौधा के छाल पर देखते हैं ना, कटा कटा रहता है, पूरा प्लेन कभी रखता है, समझे। कहता इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों, पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वातरंध्र एवं अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा पौधों में प्रवेश करती है। पौधों की जड़ मिट्टी के कणों के बीच के स्थानों में स्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्या करती है, निकालती है। पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, श्वसन की बात है, यहाँ भोजन बनाने की बात नहीं है, जिसके लिए वो क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करे, हाँ, और ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकाले। यहाँ पर पोषण, यहाँ पर क्या है, श्वसन की बात है, यानी क्या, ये किस प्रकार से पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो समझ गए कि यहाँ पर कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा, कौन सा क्रिया, ऑब्जेक्टिव यहाँ एगो बन गया क्या, कि पौधा में श्वसन कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, तो वहां पर कौन सा क्रिया, विसरण क्रिया द्वारा। कहता है इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों, पत्तियों के रंध्र मतलब समझते हैं ना, छोटा छोटा जो छिद्र होता है, पत्तियों के रंध्रों, पुराने वृक्षों के तनों, जो पुराना वृक्ष का मतलब क्या, जो 10 साल 15 साल 20 साल पुराना वृक्ष, उसी को कहते हैं, नया वृक्ष की बात थोड़ी कर रहा है, पुराना वृक्ष, उसका जो त्वचा होता है, बाहरी जो त्वचा होता है, वो क्या हो जाता है, काफी कठोर हो जाता है, कड़ा हो जाता है कि नहीं। अब देखता होगा कि उस कठोर जब हो जाता है तो उसमें फटने लगता है ना। तो कहता है कि पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वातरंध्र एवं अंतरकोशिकीय स्थान द्वारा पौधों में क्या होती है, प्रवेश होती है। कौन सा क्या प्रवेश होती है, ऑक्सीजन। क्या चीज, ऑक्सीजन। पौधों की जड़ मिट्टी के कणों के बीच स्थानों में स्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करती है। क्योंकि अब देखो ये जो पौधा है, तो पौधा में, ये पौधा का जड़ है वो कहां पर है, मिट्टी में। अब मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, जल देते हैं, तो जल में भी तो बच्चों क्या है, ऑक्सीजन है ना।
ये ध्यान रखें ना कि जल में भी क्या है, ऑक्सीजन है। तो वही कहा था कि पौधों की जड़ मिट्टी के कणों के बीच, कणों के, क्योंकि जड़ जो होता है वो कणों के बीच ही ना रहता है, कहता कणों के बीच के स्थानों में स्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकालती है। इस प्रकार से पौधों में क्या होता है, श्वसन की क्रिया होता है। रहने दीजिए यहां तक, ठीक है। आगे इसका जो है ना अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगले क्लास में।